दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, पुलिस वाले से ना दोस्ती अच्छी न दुश्मनी। जी हाँ दोस्तों, पुलिस और कानून ना कभी किसी के दोस्त हो सकते हैं और ना ही दुश्मन। कहा जाता है कि पुलिस वाले जिस घर में रहते हैं वो उनके भी नहीं होते तो किसी और के क्या होंगे। क्या हो अगर किसी दिन पुलिस आपके घर में आ जाए और आपको जेल जाना पड़े। क्या हो अगर आपके कुछ साल जेल में ही गुजर जाएं, पर आपको पता ही ना हो कि आपका गुनाह क्या है, आपने किया क्या है, क्यों किसी और के गुनाह की सजा आपको दी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ मोहम्मद हबीब उर्फ हबीब मियाँ के साथ। नमस्कार दोस्तों, ये कॉलबुक एजुकेशन एकेडमी है और आप देख रहे हैं कॉलबुक न्यूज़। बीबीसी न्यूज़ की वेबसाइट पर प्रकाशित एक न्यूज़ के अनुसार 4 साल जेल में बिताने के बाद त्रिपुरा के अगरतला के एक ऑटो ड्राइवर आज भी इस बात से हैरान हैं कि उन पर आतंकवाद से जुड़ा आरोप क्यों लगा, और वह भी जहां घटना हुई वहां से सैकड़ों मील दूर बेंगलुरु में। मोहम्मद हबीब उर्फ हबीब मियां ने बीबीसी को बताया, अदालत से बरी होने के बाद मैं घर तो लौट गया, लेकिन आज भी मैं ये नहीं समझ पाया हूं कि मुझे पुलिस ने पकड़कर जेल में क्यों डाला। हबीब को पुलिस ने अगरतला से गिरफ्तार किया था। उन्हें बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के जेएन टाटा ऑडिटोरियम में दिसंबर 2005 में हुई गोलीबारी के 12 साल के बाद पकड़ा गया था। इस गोलीबारी में आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर एमसी पुरी की मौत हो गई थी, जबकि 4 अन्य वैज्ञानिक और रिसर्चर घायल हुए थे। दिलचस्प बात यह है कि हबीब को बेंगलुरु की विशेष एनआईए कोर्ट ने जिस दिन बरी किया उसके एक दिन बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने यूएपीए कानून के तहत गिरफ्तार किए गए 3 युवाओं को जमानत दी। दिल्ली दंगों में षड्यंत्र के आरोपों के कारण पिंजरा तोड़ की कार्यकर्ता नताशा नरवाल और देवांगना कालिता के अलावा आसिफ इकबाल तन्हा को भी जेल से रिहाई मिली थी। नताशा और देवांगना ने रिहा होने के बाद कहा कि दोनों खुशकिस्मत हैं और वो उनके बारे में सोच रहे हैं जो लंबे समय से जेलों में बंद हैं। बहरहाल, इन दोनों मामलों में दोनों अदालतों ने अपने अलग अलग तरीकों से यह माना कि आरोपियों के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाए गए और उनकी जांच की गई। दोनों मामलों में कौन ज्यादा खुशकिस्मत साबित हुआ, ये जानने से पहले उस मामले को समझने की कोशिश करते हैं जिसमें हबीब को गिरफ्तार किया गया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में गोलीबारी से भारत ही नहीं दुनिया भर के लोग सकते में आ गए थे। बात दिसंबर 2005 की है। ऑडिटोरियम में कॉन्फ्रेंस जारी थी। तभी एक व्यक्ति ने अचानक आकर गोलीबारी शुरू कर दी थी, ग्रेनेड बम भी फेंका। वैज्ञानिक समुदाय और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र से जुड़े कॉरपोरेट जगत को उस वक्त अपनी सुरक्षा को लेकर खतरा महसूस हुआ। गोलीबारी की घटना के 3 साल के बाद भी पुलिस कुछ पता नहीं लगा पाई थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश के लखनऊ के हुसैनगंज पुलिस स्टेशन से एक सूचना मिली। वहां सबाउद्दीन उर्फ सबा नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था और उसने खुद ही बेंगलुरु की गोलीबारी की घटना पर बयान रिकॉर्ड कराया था। उसने हमले में शामिल अपने 8 साथियों के नाम भी बताए थे, नंबर 2 से लेकर नंबर 9 तक। 2017 तक इस मामले में आरोपी नंबर 7 हबीब की गिरफ्तारी के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए। लेकिन फिर अचानक पुलिस इस मामले में सक्रिय हुई और उसने हबीब को अगरतला से गिरफ्तार किया। हबीब ने बीबीसी को बताया, मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया गया। मैंने जाकर पूछा कि मुझे क्यों बुलाया गया है। तब उन्होंने बताया कि एक केस में नाम आया है। मैं नहीं जानता था कि क्या मामला है। उन्होंने कहा कि एक शख्स की हत्या हुई है। मैंने उन्हें बताया कि आप जो बात कर रहे हैं उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। इसके बाद मुझे फ्लाइट से बेंगलुरु लाया गया और जेल में डाल दिया गया। हबीब कहते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मैं बौखलाया हुआ था। जब मेरे पिता ने एक आदमी की हत्या के आरोप में मेरी गिरफ्तारी की खबर सुनी तो सदमे से उनकी मौत हो गई। उस वक्त मैं 36 साल का था।
मैं ऑटो रिक्शा चलाकर और नल ठीक करने का काम करके पत्नी और एक बेटे का परिवार चला रहा था। हबीब पर आरोप है कि वो सबाउद्दीन से अगरतला की एक मस्जिद में मिले और जिहादी गतिविधियों में सहायता करने की इच्छा जताई। इसके बाद उसने गैरकानूनी ढंग से बांग्लादेशी सीमा तक सबाउद्दीन को पहुंचाने में मदद की, जिसके चलते सबाउद्दीन कथित तौर पर पाकिस्तान के चरमपंथी संगठन के लोगों से मिल सका। इसके बाद भी सबाउद्दीन चरमपंथी गतिविधियों में शामिल रहा और अगरतला लौट आया। हबीब पर भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत आपराधिक षड्यंत्र, हत्या, अवैध हथियार और विस्फोटक सामान रखने संबंधी कानून और यूएपीए धारा 10, 13, 16, 17, 18 और 20 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में सिटी एवं सिविल सेशन कोर्ट एनआईए स्पेशल कोर्ट के जज डॉक्टर कासनाप्पा नाइक ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त नंबर 1 सबाउद्दीन के बयान से कहीं संकेत नहीं मिलता है कि हबीब को उसके चरमपंथी गतिविधियों में शामिल होने की जानकारी थी। हबीब को यह भी नहीं मालूम था कि सबाउद्दीन लश्कर-ए-तैयबा का सदस्य है और उसे चरमपंथी गतिविधियों के लिए हथियार मिले हैं। जज ने अपने फैसले में यह भी कहा कि सबाउद्दीन के बयान में हबीब को फंसाने वाली कोई बात नहीं थी। पुलिस ने हबीब को उन जगहों पर भी नहीं ले गई जहां कथित तौर पर सबाउद्दीन के साथ उसकी मुलाकात होने का आरोप है। आपराधिक योजना और आपराधिक गतिविधियों में हबीब की संलिप्तता के सबूत में नहीं मिले। जज ने कहा, अभियुक्त नंबर 1 की आपराधिक नियत, षड्यंत्र की जानकारी होने के बाद उन्हें सीमा पार कराने में मदद करने में अभियुक्त नंबर 7 के शामिल होने का कोई सहायक सबूत नहीं है। जज नाइक ने यह भी कहा, अभियुक्त नंबर 7 के कथित सहायता की बात बेंगलुरु की घटना से पहले की बात है और इसके बाद अभियुक्त नंबर 7 कभी अभियुक्त नंबर 1 से नहीं मिला। इस बात के भी कोई स्वतंत्र सबूत नहीं हैं जो यह बताएं कि अभियुक्त नंबर 7 ने किसी भी आपराधिक गतिविधि में अभियुक्त नंबर 1 की मदद की। अगर अभियुक्त नंबर 7 ने अभियुक्त नंबर 1 को बांग्लादेशी सीमा में पहुंचाने में गैरकानूनी मदद की भी हो तो यह त्रिपुरा पुलिस का मामला है और इस मामले में उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अदालत ने अपने आदेश में कहा, अभियुक्त नंबर 7 के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पेश किए गए सबूत पर्याप्त नहीं हैं। यूएपीए एक्ट एक ऐसा एक्ट जिसकी वजह से कितनी लाइफ बर्बाद हुई। 2019 अगस्त में इस एक्ट में 6ठा संशोधन किया गया था। संशोधन के अनुसार एक्ट के सेक्शन 35 और 36 के तहत सरकार बिना किसी दिशानिर्देश के, बिना किसी तयशुदा प्रक्रिया का पालन किए किसी व्यक्ति को आतंकवादी करार दे सकती है। इससे पहले यूएपीए एक्ट में 5 बार संशोधन किया जा चुका है। हबीब ने बीबीसी को बताया, मैं कभी सबाउद्दीन से नहीं मिला। मैं झूठ क्यों बोलूँगा और कहूँ कि मैं उसे बांग्लादेश ले गया था। अगर वे ऐसा झूठ बोल रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? क्या अब हबीब को त्रिपुरा पुलिस के मुकदमे का सामना करना पड़ेगा? इस बारे में हबीब के वकील मोहम्मद ताहिर ने बीबीसी से कहा, बिल्कुल नहीं। यह एक झूठा मुकदमा था जिसमें हबीब को बलि का बकरा बनाया जा रहा था। लखनऊ में सबाउद्दीन ने कभी बांग्लादेश और हबीब का नाम नहीं लिया था। यह बेंगलुरु पुलिस ने जोड़ा है। यह पुलिस का टूलकिट है जिसकी मदद से वो न्यायिक जांच से बच निकलती है। ताहिर बताते हैं, जांच एजेंसियां इसी टूलकिट और फॉर्मेट का इस्तेमाल करती हैं और यह 2005 के बाद के कथित तौर पर सभी चरमपंथी मामलों के आरोप पत्रों में दिखता है। कई राज्यों में एक तरह की कहानी देखने को मिलती है। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी एसटी रमेश ने बीबीसी को बताया, यह मामला घटिया जांच और खराब अभियोजन का उदाहरण है। किसी भी मामले में सबूत पेश करने के लिए उसकी पुष्टि बेहद ज़रूरी है। मामला अदालत में पेश करते वक्त सबूत ही घटनाओं के जुड़ाव की पुष्टि करता है। अभियोजक को अदालत में जाने से पहले यह सब जांच करनी चाहिए। उन्होंने कहा, आप अभियुक्त नंबर 1 से कहाँ मिले? वहाँ और कौन कौन था? ये सब मूलभूत सवाल थे जिनके जवाब तलाशे जाने चाहिए थे। किसी भी जांच के लिए ये ऐसी गलतियां हैं जो पुलिस की साख पर सवालिया निशान लगाती हैं और इससे विभाग की बदनामी होती है। मुझे उम्मीद है कि वरिष्ठ अधिकारी इस मामले को देखेंगे।
पुलिस स्टेशन स्तर पर इंस्पेक्टरों की लगातार तबादले को भी पूर्व डीजीपी ऐसी गलतियों की एक वजह मानते हैं। वो कहते हैं, किसी भी इंस्पेक्टर को मामले के साथ तालमेल बैठाने और अपने क्षेत्र को समझने में वक्त लगता है, लेकिन राजनीतिक आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाती है और इसका असर ऐसे मामलों में दिखता है। 1 साल में तबादला नीति काम नहीं करती है। सुप्रीम कोर्ट में वकील कालीस्वरम राज ने बीबीसी से कहा, चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकारें निरंकुश तानाशाह की तरह व्यवहार करने लगी हैं। इसमें भारत कोई अपवाद नहीं। यह केवल इसलिए नहीं है कि एक कानून कठोर है। पारंपरिक कानून में जमानत एक नियम था, अब यह अपवाद बन गया है। यूएपीए के मामलों में जेल एक नियम सा बन गया है और जमानत वहां अपवाद है। ऐसे अधिकांश मामले निचली अदालतों में लंबित रहते हैं। कालीस्वरम राज ने कहा, मजिस्ट्रेट कोर्ट और ट्रायल कोर्ट की अहम जिम्मेदारी है क्योंकि जमीनी स्तर पर स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया जा रहा है। इन अदालतों को फैसला करना है कि कानून का बेजा इस्तेमाल न हो। हमारे लोकतंत्र की उदारवादी प्रवृत्ति को बनाए रखने के लिए अदालतों को अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना होगा। कालीस्वरम दलील देते हैं कि व्यापक तौर पर हमें समानता को देखना होगा, क्योंकि अशिक्षित लोग अपने अधिकारों के बारे में भी नहीं जानते हैं। हबीब मामले में एनआईए कोर्ट के फैसले पर कालीस्वरम राज ने कहा, अदालत ने अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन किया। इस तरह की रचनात्मकता, बेबाकी और चीजों को समझने की क्षमता की जरूरत जमीनी स्तर के अदालतों में है, जहां कार्यपालिक आक्रामक रुख अख्तियार करती है। एसटी रमेश भी कालीस्वरम राज के नजरिए से सहमत हैं। वो कहते हैं, इस मामले में जज चाहते तो आसानी से कह सकते थे कि यूएपीए का मामला है, लेकिन उन्होंने साहस दिखाया है। यूएपीए का मुख्य उद्देश्य भारत की अखंडता और संप्रभुता को चुनौती देने वाली गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सरकार को ज्यादा अधिकार देना है। मई 2016 के मध्य में निसारुद्दीन कलबुर्गी में अपने घर लौटे। आंध्र प्रदेश में एक्सप्रेस ट्रेन और हैदराबाद के एक इंस्टीट्यूट में बम रखने के आरोप में उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कोई सबूत नहीं पाया था। निसार को आंध्र प्रदेश पुलिस ने तब हिरासत में लिया था जब वे अपने अंतिम साल की परीक्षा के लिए अपना एडमिट कार्ड लेने के लिए जा रहे थे। उन पर मौजूदा यूएपीए कानून के पूर्ववर्ती रूप टाड़ा कानून के तहत आरोप लगाए गए। उनके भाई ज़हीरुद्दीन को भी गिरफ्तार किया गया। उन्हें कैंसर के इलाज के लिए 12 साल बाद छोड़ा गया। निसार 23 साल बाद अपने घर लौटे थे। इसलिए जब नताशा नरवाल और देवांगना कालिता जमानत पर रिहा होने को खुशकिस्मती मानती हैं, तो वे ठीक ही कह रही हैं। निसार और ज़हीर एक छोटी सी दुकान चलाकर खर्चा चला रहे थे। वहीं हबीब अभी यह तय नहीं कर पाए हैं कि आजीविका के लिए क्या करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप आगे किस विषय पर वीडियो चाहते हैं, कमेंट करके बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि उस विषय पर भी वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।